नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग सेशन में अपन यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQ चला रखे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। सुबह वाली अपन ने 9 बजे वाली क्लास मॉर्निंग के अंदर जीके की नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। अब जो क्लास रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टचअप करा देता हूँ। दोस्तों, इसमें क्या रहने वाले हैं, कल अपन ने क्लास नहीं ली थी, ज़्यादा लंबी 1 घंटे के लगभग ही ली थी। आज की क्लास में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सामान्य क्वेश्चन रहेंगे लगभग 130 क्वेश्चन और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पे गेम से संबंधित रहेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा और ज़्यादातर अपने को यहाँ पे अब ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत कम समय है। लगभग अपन यहाँ पे 1000 से 1500 क्वेश्चन बचा हुआ टाइम है उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार, फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और कोई भी दोस्त यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी, एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है वही क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। फिर अपन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है शरीर की, वो कौन सी है। अब दोस्तों इसी में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहीं पे, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। दोस्तों यहाँ पे ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यकृत यानी लीवर होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो लगभग 1 से 1.5 kg का इसका वजन होता है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पोल अपन ने करवाया था, उसमें भी बहुत से लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, जो पूछा जा रहा है उसी का देना। डिसिप्लिन भी अपने को यहाँ पे बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देगा दोस्तों यहाँ पे, टूर्नामेंट कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों टूर्नामेंट है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है, वो क्या कितना रहने वाला है वो बताना है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, लगभग आपको यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। आप खुद ही एनालिसिस कर लोगे, लास्ट तक आप क्लास लेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि 10 से 12 क्वेश्चन क्या है, इससे भी ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं, कल भी देखा था दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और साइंस वर्ग का 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है वो नॉकआउट, दूसरा लीग, तीसरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन यानी संयुक्त प्रतियोगिता और लास्ट वाला चैलेंज यानी चुनौती प्रतियोगिता होती है। तो 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, YMCA कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे। दोस्तों यहाँ पे YMCA कॉलेज जो कहाँ स्थित है, मद्रास के अंदर, चेन्नई मद्रास में स्थित है YMCA कॉलेज, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और इसके जो पहले प्राचार्य कौन थे, प्रश्न नंबर 3 के अंदर बताना है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पहले प्राचार्य थे इसके वो ध्यान रखना है यहाँ पे HC बक यानी हैरी क्रो बक, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई मद्रास के प्रथम प्राचार्य यहाँ पे HC बक थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। दोस्तों पे अर्जुन अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, वो अपने घर पे बताना है। दोस्तों अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1961 को हुई थी, ध्यान रखना है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत। और इसमें है वो यहाँ पे कितने लाख, 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है, ना कि प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अर्जुन अवार्ड है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी WBC की पूछी गई दोस्तों। यहाँ पे 3 प्रकार की यहाँ पे कणिकाएँ हैं, सेल्स होती हैं 3 प्रकार की, यानी RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है। तो ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, उसमें से यहाँ पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो उनमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी WBC है, जिसे अपन ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 के अंदर बताना, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 6 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगर औसत रूप से देखें तो 8,000 के लगभग आ जाती है। ध्यान रखना, औसत रूप से बता रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज 8,000 यहाँ पे होती है। वैसे देखा जाए तो 6 से 10,000 तक यहाँ पे WBC की संख्या होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों यहाँ पे, शरीर की अंगों में शरीर की रोगों से संबंधित संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। शरीर के रोगों से
संघर्ष करने की शक्ति है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक लेखक है, उसकी राइटर है, किताब है, उसकी प्रश्न संख्या 166 पर भी अपन ने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 6 से 10,000 होती है, लेकिन औसत यहाँ पे 8,000 रहेगी क्यूबिक। लेकिन प्रश्न नंबर 6 बताना है। वो क्लास को भी सभी दोस्त जो जुड़े हैं नए दोस्तों वो शेयर और लाइक कर दें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे लास्ट तक कि सर कितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है अपन एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। एंटीबॉडी होती है जो WBC के द्वारा अपने को यहाँ पे ज़्यादातर मिलती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उससे अपने को यहाँ पे रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी WHO की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, WHO की बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, के अनुसार क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने में योग्य बनाता है। स्वास्थ्य शरीर मन आत्मा स्वास्थ्य और निरोगी की अवस्था है। यह स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से अवस्था है। प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य क्या है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे वो रहने वाला है कि स्वास्थ्य रोग और निर्बलता मात्र नहीं है, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो ही यहाँ पे स्वास्थ्य माना जाएगा, वेलनेस माना जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और कोई भी आंसर एडवांस में नहीं देना दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का देना है, ये आपको डिसिप्लिन का परिचय देना है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कुश्ती से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कौन है जो कुश्ती से संबंधित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। कैनवास, शूज, पेलेस्ट्रा, होल या फिर मैट। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, कुश्ती से संबंधित नहीं रहेगा, वो होल रहेगा, ध्यान रखना। कुश्ती के अंदर में होल नहीं होता है, बल्कि कैनवास, शूज हो गया, पेलेस्ट्रा हो गया और मैट हो गया, कुश्ती से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है दोस्तों। ओलंपिक ध्वज होता है उसमें छल्लों की संख्या यानी कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये ओलंपिक ध्वज है, इसमें ये छल्ले लगे हुए होते हैं, तो इनकी यहाँ पे संख्या कितनी होती है। ओलंपिक ध्वज 1913 में बनाया गया था, तो 1914 में बनकर तैयार हो गया था, और पहली बार 1920 का एंटवर्प ओलंपिक था उसमें पहनाया गया था। और किसके द्वारा, तो कुबर्टीन के द्वारा यहाँ पे इसको ईजाद किया गया था, बनाया गया था। प्रश्न नंबर 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5, ध्यान रखना। ओलंपिक में जो छल्लों की संख्या है वो 5 है, लेकिन ये 7 महाद्वीप है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 छल्ले 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दांत और हड्डियाँ होती है, उसको बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम और या फिर आयोडीन। और सभी दोस्त जो भी नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दें। और दोस्तों सुबह मॉर्निंग वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट में जाकर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वहाँ पे जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास ली जा रही है, तो आप उसको मिस मत करना। लगभग क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम। हड्डियों को निर्माण और जो दांतों के निर्माण के लिए है वो कैल्शियम और साथ में फास्फोरस, ध्यान रखना कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पे उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, प्रश्न नंबर 11 में बताना है। साथ ही में मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है, तो 2 कैटेगरियों में दिया जाता है। एक रेगुलर श्रेणी जिसमें 10 लाख रुपये, और एक आजीवन यानी लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर दिया जाता है जिसमें 15 लाख रुपये। दोनों के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों पे, रेगुलर में 10 लाख और लाइफ टाइम अचीवमेंट में है वो यहाँ पे 15 लाख दिया जाता है। और किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रश्न नंबर 11, वो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक कोच को दिया जाता है। ध्यान रखना प्रशिक्षक या कोच या गुरु को दिया जाने वाला अवार्ड होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 12 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया, जो एक बिल्ली के ऊपर किया गया था, यहाँ पे भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया प्रयास रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है, अपन कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की। तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 13, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहे हैं अपन, वो सहायता करती है, किसमें करती है? आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व स्वच्छता, इंडिविजुअल अपन यहाँ पे हाइजीनिंग की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो वेलनेस है वो क्या प्रदान करती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सयांश रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त दोनों, यानी आकर्षक व्यक्तित्व करती है और साथ ही में स्थायित्व प्रदान अपने को यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखें दोस्तों एक बार। मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे मुख्य सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। मुख्य मेन जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14 के अंदर बताना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो कौन से रहेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सयांश रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, मुख्य जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे नेत्र यानी आँख, कान, नाक और त्वचा, जिसे अपन ज्ञानेंद्रिय से संबंधित जानते हैं, वो यहाँ पे मुख्य सेंसिटिव ऑर्गन्स यहाँ पे कहलाते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों यहाँ पे, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों बास्केटबॉल है उसमें मैच की शुरुआत कैसे होती है। लगभग पिछली प्रश्नोत्तरी में भी अपन इस प्रश्न को डाला था बार बार। बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कितनी होती है। सबसे पहले बास्केटबॉल ग्राउंड का याद रखना है, वो कितना होता है 28/15, ध्यान रखना 28 × 15 यह बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है मेजरमेंट। और यहाँ पे गेम की जो शुरुआत की जाती है प्रश्न नंबर 15 के अंदर, वो ध्यान रखना है जंप बॉल के द्वारा। बास्केटबॉल जो मैच है उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, वो जंप बॉल के द्वारा यहाँ पे करते हैं, ध्यान रखना। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 जंप बॉल के द्वारा। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है। वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात जो विशेषता है उनका संपूर्ण योग है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 16 के अंदर बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। रुथ वेनेडिक्ट वुडवर्थ पीटर्सन या बीएन झा। जो वंशानुक्रम है जो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताएं होती है उनका संपूर्ण योग रहेगा, प्रश्न नंबर 16। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों बीएन झा के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, भोजन के मुख्य कार्य क्या है। जो तो भोजन करते हैं अपन उसका यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है वो बताना है अपने को। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में आप कमी ना छोड़े, फिर आपके लिए यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कंटेंट हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, आप इजीली आप आसानी से सीट निकाल लेंगे अगर कंटिन्यू आप जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, भोजन की जो मुख्य कार्य होता है वो नई कोशिकाओं को बनाना, यानी नई सेल्स होती है उसको यहाँ पे उनके निर्माण के लिए, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं यानी रिपेयर करने के लिए काम आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो रक्त का निर्माण है वो भी भोजन से होता है हालांकि, तो अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 में अगर मेन फैक्टर माने तो अपन यहाँ पे मान सकते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण, और टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनका यहाँ पे मरम्मत करते हैं, और जो भोजन रक्त का निर्माण है वो भी भोजन से होता है, तो उपरोक्त दोनों भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, नई कोशिकाओं का बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं के यहाँ पे मरम्मत करना। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि ब्लड का निर्माण भी सेल से होता है, तो यहाँ पे सेल्स कोशिका है, कोशिका इसके अंदर आ जाती है, तो यहाँ पे अलग से इसका फैक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, कार्य के आधार पर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। कार्य के आधार पर बताना है अपने को, भोजन के जो पदार्थ हैं उनके कितने भागों में बांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 के अंदर बताना है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 भागों में अपन इसे बांटते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत कौन सा है। विटामिन डी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जिसे अपन कैल्सीफेरॉल। अब दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ा के पूछा है कि कैल्सीफेरॉल कौन से विटामिन को कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है D1, D2, D3, D5, इस प्रकार दे दे तो अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी को ही बोलते हैं। लेकिन अगर फिर अपन को यहाँ पे क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेटेड कर दे, उसको डिफिकल्ट बना दे, तो यहाँ पे D3 होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा विटामिन डी किससे, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूर्य की किरणों से, यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, स्ट्रेन क्या है दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेन क्या होती है दोस्तों,
आपको मैं 2 ऑप्शंस यहाँ पे लिखित के अंदर दे सकता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से पूछेगा, देख लेना कि या तो एक तो होता है स्ट्रेन और एक होता है स्प्रेन। देखिए दोस्तों, दोनों के अंदर समझना है फ़र्क। एक स्प्रेन, ये भी शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था यह प्रश्न, मैं पहले ही बता दूं, और 18 में पूछा गया था, 13 में पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा, 2023 के अंदर भी पूछा जाएगा। तो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, खिंचाव। स्प्रेन होता है वो मोच होती है। ध्यान रखना, स्प्रेन तो मोच होती है, ये तो किसकी चोट होती है, तो लिगामेंट की चोट, और स्ट्रेन खिंचाव होता है, ये मसल्स की चोट होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 20, और जो सही आंसर रहेगा मांसपेशी का फटना या खिंचना होता है, वो मसल्स की खिंचाव, वो यहाँ पे स्ट्रेन। और ध्यान रखना, स्प्रेन होती है वो लिगामेंट की चोट होती है, तो लिगामेंट के अंदर आती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को स्प्रेन करना है। दोनों का आंसर कंसेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोबारा से, शिक्षण पद्धति है जो टीचिंग मेथड है, वो पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद क्या करता है, वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों टीचिंग मेथड हो गई या फिर जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस हो गया, उसमें सुधार करने में कौन मदद करता है, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, कैपिंग या शिक्षण। प्रश्न नंबर 21 के अंदर बताना इजी रहेगा, और सही आंसर भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे इवैल्यूएशन। मूल्यांकन होता है, उसमें जो कई कमियां होती है वो मूल्यांकन के द्वारा यहाँ पे उसमें निकाली जाती है, और फिर उसका दुरुस्त किया जाता है, सही किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन थोड़े 2 नीचे की स्लाइड में। बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है। दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, उसके जन्मदाता कौन है। दोस्तों बास्केटबॉल के खेल के जन्मदाता 1892 से संबंधित रहेंगे, 1891-92। ध्यान रखना, 1891-92 में इसको शुरुआत की गई थी, जो अमेरिका के द्वारा की गई थी। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 के अंदर बताना है बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन रहेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है विलियम जेम्स नेस्मिथ। विलियम जेम्स नेस्मिथ है, जेम्स नेस्मिथ यहाँ पे इसके जन्मदाता रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे, बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या है। दोस्तों मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बास्केटबॉल कोर्ट होता है, उसका मेजरमेंट कितना होता है। दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, कि बास्केटबॉल कोर्ट का है वो मेजरमेंट कितना होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, मैंने बताया था 28/15 मीटर। साथ ही में अगर इसमें 1 मीटर कम कर दे तो 27, और इसके अंदर 1 मीटर जोड़ दे तो 16, तो 27/16 आ जाए तो फिर वो खो खो का मेजरमेंट होगा। दोस्तों याद रखने का तरीका, 28/15 वो बास्केटबॉल, 1 में जोड़ना 1 में घटाना, यानी 27 करना, 1 बार 16 करना है, तो वही फिर खो खो का मेजरमेंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, यानी सभी को ब्लड दे सकता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे रक्त समूह की बात कर रहे हैं पर कार्ल लैंडस्टेनर और विनर से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर 24, जो सही आंसर रहेगा रक्त वर्ग ओ, वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। अब इसमें भी क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेट करना है तो अपन जानते हैं कि सभी को रक्त देता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए कि सबको ब्लड ग्रुप देने वाला ब्लड कौन सा है, तो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, या फिर ओ नेगेटिव या पॉजिटिव, इस प्रकार आ जाए तो फिर अपना यहाँ पे दिमाग हिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे पहले ही बता दूं मैं। तो अगर सीधा सीधा पूछ रहे हैं तो अपना ओ आंसर रहेगा। अगर इस प्रकार प्रश्न पूछ ले कि कौन सा वर्ग सभी को रक्त दे सकता है, तो फिर अपने को यहाँ पे आंसर लगाना है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव यहाँ पे सबको देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखें दोस्तों, घर से बाहर तंबू अथवा झोंपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं। दोस्तों घर से बाहर तंबू और झोंपड़ियों में रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन के अंदर बताना है। वैसे अपन रहते हैं तो और भी कुछ बोल सकते हैं, आश्रम भी बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 25, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों शिविर, कैंप कहते हैं, यानी घर से बाहर रहते हैं झोंपड़ी तंबू बना के प्रकृति के वातावरण में, तो यहाँ पे कैंप कहलाएगा, शिविर कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। तो रोग यानी डिजीज है, उनसे यहाँ पे अपने को सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन से रहेंगे, वो अपने क्या पे बताना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, वसा, या फिर विटामिन और खनिज लवण। प्रश्न नंबर 26 के अंदर बताना है दोस्तों पे कौन से मिनरल्स रहेंगे, वो अपने क्या पे बताना है। तो रोगों से उपचार के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, तो वो तो अपने को यहाँ पे विटामिन और खनिज लवण, यानी विटामिन और खनिज लवण मतलब मिनरल्स, जो फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, वो अपने को यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीखना कौन सी प्रक्रिया है,
यानी लर्निंग कौन सी यहाँ पे प्रक्रिया रहेगी वो बताना है प्रश्न नंबर 27 के अंदर। सीखना कौन सी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर व्यावसायिक है। ईजी रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 इंपोर्टेंट में रहेगा और सही आंसर रहेगा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सीखना है वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल यहाँ पे प्रक्रिया रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। लंबी की पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ सबसे लंबी कौन सी होती है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे फीमर अपने को बताना है, फीमर। तो शरीर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बोन पूछी गई है दोस्तों, आपको बता दूं शरीर की सबसे लंबी हड्डी और एक होती है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी। अगर सबसे लंबी मसल्स पूछे, मांसपेशी पूछे मसल्स, तो वो सार्टोरियस होती है जिसे अपन टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पूछी गई सबसे बड़ी लंबी हड्डी और प्रश्न नंबर 28, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है फीमर। फीमर होती है वो शरीर की सबसे लंबी यहाँ पे बोन रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्वस्थ शरीर का तापमान क्या है। दोस्तों स्वस्थ शरीर है उसका तापमान क्या है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, रिट भी लगी थी क्वेश्चंस पर, ऑब्जेक्शन लगने के बाद मैं वापस ठीक हो गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29, मानव शरीर का अगर तापमान पूछा जाए तो सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। तीनों में याद रखना है दोस्तों, आपको बता दूं मैं एक बार, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन में होता है, ध्यान रखना केल्विन में पूछे 310, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछे तो वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 29 का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तीनों फॉर्मेशन में अपने को यहाँ पे शरीर का टेम्परेचर याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार वो किसको दिया गया है वो बताना है प्रश्न नंबर 30 के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने बताया था 1985 के अंदर शुरुआत हुई थी। 10 रेगुलर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 10 लाख और आजीवन कैटेगरी के अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कोच और प्रशिक्षक को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोफेसर कर्ण सिंह को। प्रोफेसर कर्ण सिंह है उसको यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, CTS का क्या अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे CTS है उसका क्या अर्थ। दोस्तों 3 शब्द आते हैं आपको जिसे अपन ओलंपिक मोटो के नाम से जानते हैं, CTS, अल्टियस और फोर्टियस। CTS, अल्टियस, फोर्टियस, जिसे अपन हायर, स्ट्रॉन्गर और फास्टर के नाम से भी जानते हैं। हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर के नाम से जानते हैं। चौथा शब्द जिसके अंदर जोड़ा गया है वो यहाँ पे टुगेदर जोड़ा गया है जिसे अपन कम्युनिटर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे CTS, सबसे तेज जिसे अपन फास्टर के नाम से जानते हैं वो इसका सही आंसर रहेगा। यानी फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे सबसे तेज होता है वो CTS इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रेन व स्ट्रेन का प्राथमिक इलाज किस विधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैंने बताया था स्ट्रेन और स्प्रेन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चोट है, इंजरी है। स्प्रेन होती है मोच होती है वो लिगामेंट की, स्ट्रेन होती है वो खिंचाव होता है वो मसल्स की चोट होती है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाएगा। तो प्राथमिक इलाज इनका जो फर्स्ट एड के रूप में अपन किसका रूप अपनाते हैं 32 के अंदर, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन RICE, राइस पद्धति के नाम से जानते हैं। राइस पद्धति अपनाएंगे, इसमें चोट लगती है। वर्तमान में अगर देखें तो ये प्राइस पद्धति, PRICE पद्धति हो जाती है। वैसे राइस है लेकिन वर्तमान में पूछिए, वर्तमान शब्द लगा के पूछिए तो यहाँ पे P शब्द इसमें ऐड हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है। ट्रैक एंड फील्ड। दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स के अंदर 2 प्रतियोगिताएं शामिल की जाती है। मैं पहले बता देता हूँ आपको। एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के अंदर 2 प्रतियोगिताएं होती है, एक ट्रैक वाली और एक यहाँ पे फील्ड वाली। फील्ड का मतलब जो ट्रैक के अंदर जो ग्राउंड है उसके अंदर, और जो ट्रैक का मतलब ट्रैक के ऊपर दौड़ने वाली। तो जितनी भी रनिंग होती है, रनिंग वाली तो वो तो ट्रैक के ऊपर होती है, और जो अंदर जो फेंकने वाली है, बाला फेंक हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, पोल वाल्ट हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सभी है वो फील्ड वाली इवेंट होती है। तो यहाँ पे ट्रैक की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैराथन। मैराथन होती है वो ट्रैक इवेंट के अंदर आती है, ध्यान रखना ट्रैक इवेंट के अंदर आएगी। साथ ही में लंबी कूद, भाला फेंक, पोल वाल्ट ये फील्ड इवेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, त्वचा व म्यूकस झिल्ली पर स्क्रैप यानी रगड़ लग जाता है तो वो क्या कहलाता है। दोस्तों स्किन है वह म्यूकस है, अगर इस झिल्ली पर अपन स्क्रैप आया रगड़ लग जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं। ये चोट है दोस्तों, ये मसल्स त्वचा की चोट से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर 34 के अंदर बताना। दोस्तों कल भी बताया था मैंने, रगड़ हो गई, इसे अपन खरोंच के नाम से भी जानते हैं, खरोंच भी कहते हैं, इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा एब्रेशन। एब्रेशन है वो त्वचा की चोट है, इसे अपन खरोंच, रगड़ या फिर इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खो खो मैदान की माप क्या होती है। खो खो मैदान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कंपेरिजन करके कि बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है उसकी माप क्या होती है, तो वो 28 × 15। लेकिन मैंने बताया था एक एक कम कर दो और एक एक जोड़ दो। ध्यान रखना, एक में कम करना है, एक में जोड़ना है। तो अगर एक में कम करेंगे तो यहाँ पे 28 में एक कम करेंगे 27, और फिर अपन एक इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16। तो 27/16 प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा। तो 27/16 हो जाती है, वो खो खो की हो जाती है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल और खो खो दोनों को याद करने का यहाँ पे अल्टरनेट अपने को तरीका अपनाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो देखें। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। फिजिकल एजुकेशन है, इसका मुख्य लक्ष्य है वो क्या होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, खेलकूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, ए क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 36 इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आप अगर इस प्रकार आंसर लगाएं, यहाँ पे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्लड वाला, आपने उस समय सोचा होगा। तो इसका आंसर अगर अपन लगाते हैं तो क और ख दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे क और ख दोनों इसलिए नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि इसका आंसर रहेगा ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास आ जाता है। तो फिर इसके अंदर ध्यान रखना है खेल कूद भी आएगा, सब प्रकार के आ जाएगा, शारीरिक मानसिक सामाजिक सब प्रकार का। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका एक ही होगा, सर्वांगीण विकास शब्द आ जाता है, तो फिर इसके अंदर ये भी शामिल हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अभ्यास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। अभ्यास शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अगर अपन बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर इसका लक्ष्य क्या है। दोस्तों सीखने से संबंधित नियम दिए गए थॉर्नडाई के द्वारा, उनसे संबंधित है। अभ्यास और उपयोग अनुपयोग का भी बोल सकते हैं पर इसे। प्रश्न नंबर 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपयोग और अनुपयोग। ध्यान रखना है, अभ्यास का नियम है उसे अपन उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज, इनसे संबंधित भी अपन इसे बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। और क्लास को भी शेयर करते रहे, सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे। एक बार जो भी नए स्टूडेंट जुड़े क्लास को शेयर और लाइक कर दे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्लास आज की। 38 में देखें दोस्तों यहाँ पे गति की विज्ञान का जनक कौन है, यानी किन्सोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। किन्सोलॉजी 2 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 2 शब्द है दोस्तों यहाँ पे, बता दूँ आपको ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, एक काइनन प्लस दूसरा लोगर। काइनन प्लस लॉजी। काइनन का अर्थ होता है टू मूव, लॉगी और लोगस है, इसका अर्थ होता है टू स्टडी। तो यहाँ पे टू मूव टू स्टडी यानी गति का अध्ययन। तो प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, अरस्तु है वो यहाँ पे ध्यान रखना, किन्सोलॉजी है जो गति के विज्ञान है उसके यहाँ पे जनक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट दिखाई दे। देखिए दोस्तों 39 में लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। यानी खाली समय है, लाइजर के नाम से जाना जाता है। लाइजर खाली समय, अवकाश का समय। तो खाली समय का अगर अपन रचनात्मक क्रिएटिविटी उपयोग कर रहे हैं, उसका अच्छा उपयोग करें तो प्रशिक्षित करते हैं, तो क्या कहलाएगा, शिविर, प्रशिक्षण या फिर मनोरंजन। 39 के अंदर बताना है। और ईजी रहेगा दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि खाली समय का सदुपयोग किस में करते हैं, तो वो रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के अंदर करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 सही आंसर रहेगा मनोरंजन, रिक्रिएशन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। सीखने का जो लर्निंग फॉर ये ट्रांसफॉर्मिंग है वो कौन सा रहेगा। सीखने का स्थानांतरण का सिद्धांत है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे समान तत्वों का सिद्धांत। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है, वो यहाँ पे समान तत्वों का सिद्धांत यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिए अपने उसे प्रोत्साहन करना क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों दोबारा से देखिए एक बार, इजी रहेगा। लोगों के अंदर अगर कार्य के प्रति अपन उत्साह है, उसमें जोश है, वो पैदा करना चाहते हैं, तो वो पैदा कर रहे हैं, तो वो प्रोत्साहन कर रहे हैं, अपन उसको मोटिवेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है। मूल्यांकन, जनसंपर्क, नेतृत्व या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों नेतृत्व यानी लीडरशिप अपन उसे कहते हैं। कोई भी नेता है वो एक यहाँ पे लोगों के अंदर कार्य के प्रति उत्साह पैदा कर सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे कुल स्थायी दांतों की संख्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 42 के अंदर। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, वैसे अगर
अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे स्थायी दांत पूछे अपन तो कितने आ जाते हैं? स्थायी दांत यहाँ पे 20 होते हैं, सॉरी 12 होते हैं, और अस्थायी दांत यहाँ पे 20 होते हैं, जिसे अपन दूध के दाम से दांत। लेकिन इसके अंदर इस प्रकार ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो अपने को यहाँ पे टोटल दांत के अकॉर्डिंग अपन अनुमान लगा सकते हैं 20 और 12 32 टोटल दांत होते हैं, तो वो यहाँ पे स्थायी दांत की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन देता अपने को यहाँ पे 20 ऑप्शन देता, 12 ऑप्शन देता, 32 ऑप्शन देता, फिर अपने को देता, तो फिर अपन स्थायी दांत यहाँ पे 12 ही बताते हैं। क्यों? 20 यहाँ पे अस्थायी दांत और 12 स्थायी दांत होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर रहेगा 32 यहाँ पे सही आंसर रहने वाला। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, NSNIS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों NSNIS का पूरा नाम क्या है, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर पटियाला के अंदर की गई थी, पटियाला के अंदर की गई थी। NSNIS पहले NIS ही था दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, शुरू के अंदर NIS ही था, लेकिन 1973 के अंदर इसके अंदर NS और शब्द लगा दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 43 का ध्यान रखना है, वो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, शरीर हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों यहाँ पे मुख्य पूछा गया है दोस्तों, वैसे ऊर्जा के सोर्स यहाँ पे प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट तो है, विटामिन यहाँ पे कुछ समय के लिए देते हैं, वैसे ऊर्जा देते नहीं है, तो यहाँ पे मुख्य सोर्स पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यहाँ पे बॉडी का मुख्य सोर्स होता है, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी अपने को ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वो यहाँ पे वसा फैट से मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे वसा में घुलनशील की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील, दूसरा होते हैं वो जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो यहाँ पे B, C और H, 3 प्रकार के विटामिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे वसा के अंदर पूछे गए हैं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे वो ध्यान रखना ADE के 4 प्रकार के विटामिन यहाँ पे वसा के अंदर फैट सोल्यूबल रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, स्किनर द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा कौन सी है? यानी लर्निंग के बारे में सीखने से संबंधित परिभाषा कौन सी रहेगी स्किनर के द्वारा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को सीखना कहते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, सीखना वातावरण का संगठन है, यह संपूर्ण परिस्थितियों का संगठन ही सीखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है स्किनर से संबंधित डेफिनेशन प्रश्न नंबर 46 के अंदर, और सही आंसर रहेगा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर और सामंजस्य की प्रक्रिया है, उसे अपन सीखना लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, यहाँ पे वातावरण का अर्थ है दोस्तों, वातावरण क्लाइमेट है, उसका यहाँ पे अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। वातावरण का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 के अंदर बताना है वातावरण का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 47, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वातावरण है वो क्या है? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसे अपन वातावरण कहते हैं। और ये परिभाषा भी है दोस्तों यहाँ पे रोज के द्वारा दी गई परिभाषा है, ये डेफिनेशन भी रहेगी। वैसे वातावरण की अर्थ है वो भी ये है, और ये रोज की परिभाषा भी रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। दोस्तों लीग प्रतियोगिता को अपन क्या कहते हैं? जिस प्रकार नॉकआउट प्रतियोगिता होती है उसी प्रकार लीग प्रतियोगिता होती है। प्रश्न नंबर 48 के अंदर बताना है लीग प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? नॉकआउट प्रतियोगिता, सम्मिलित, चुनौती या राउंड रोबिन। दोस्तों यहाँ पे लीग प्रतियोगिता को अपन राउंड रोबिन प्रतियोगिता कहते हैं, ध्यान रखना राउंड रोबिन। जिस प्रकार नॉकआउट प्रतियोगिता को अपन कॉन्सोलेशन के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार अपन यहाँ पे लीग प्रतियोगिता है उसको राउंड रोबिन प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? देखिए दोस्तों यहाँ पे समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर, टीवी हो गया, प्रदर्शनी यानी जो यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं वो हो गई, ये किसके मुख्य साधन होते हैं? शिक्षण के, मूल्यांकन के, जनसंपर्क के, या फिर पत्रकारिता। समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 49, और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे जनसंपर्क। जनसंपर्क के ध्यान रखना है, सबसे अच्छे साधन यहाँ पे समाचार पत्र, टीवी और जो प्रदर्शनी मेले लगाए जाते हैं वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों, विभिन्न संस्थानों के नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है विभिन्न संस्थानों के नाम बताना है। प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है विभिन्न संस्थानों के नाम बताना है।
संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित कराने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है। विभिन्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। विभिन्न संस्थाओं के मध्य जो आयोजित होने वाली प्रतियोगिता उसे अपन क्या कहते हैं। एक होती है दोस्तों एक ही संस्था के मध्य आयोजित होने वाली प्रतियोगिता, उसे अपन क्या कहते हैं। तो अगर एक ही संस्था है और उसके मध्य हो रही है तो वो इंट्रामुरल कहलाएगी। लेकिन अगर विभिन्न संस्थाओं को मतलब इसका मतलब एक से ज़्यादा संस्थाओं के मध्य हो रही है तो उसे अपन एक्स्ट्रामुरल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिता। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, वॉलीबॉल के मैदान का माप क्या होता है। दोस्तों वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के मैदान का माप क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 51 के अंदर। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 और जो सही आंसर रहेगा वॉलीबॉल का जो मैदान होता है वो यहाँ पे 18x9 मीटर का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52, व्यायाम का श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होने वाला प्रभाव। व्यायाम का, एक्सरसाइज का अगर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पूछे तो वो कौन सा प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 52 के अंदर बताना है दोस्तों अपने को। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यायाम का जो श्वसन तंत्र पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे श्वसन क्रिया के दर में यहाँ पे कमी, यानी जो श्वसन दर है उसमें कमी अपने को अच्छे से महसूस हो जाएगी। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति भी अपने को डेवलपमेंट हो जाती है, वो भी अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, प्रश्न नंबर 52 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। दोस्तों यहाँ पे संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया, वो कौन सा है। वायरल बुखार, हड्डी का टूटना, कैंसर या फिर दिल का दौरा। संक्रामक रोग की बात कर रहे हैं अपन 53 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 में बताना है। और दोस्तों ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं बार बार, क्लास खत्म होने के बाद में बहुत से दोस्त यहाँ पे कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर एक बार योग की क्लास भी लेके आओ। तो योगा की क्लास भी जल्दी ही करवा देंगे 1-2 दिन के अंदर, जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 53 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे वायरल बुखार होती है वो यहाँ पे संक्रामक रोग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। कमी के कारण पूछ रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन सी कमी के कारण। बेरी विटामिन ए की कमी से अपन रतौंधी होती है, विटामिन बी, विटामिन सी स्कर्वी, डी रिकेट्स होता है। इस प्रकार अपन यहाँ पे बीमारियाँ चलती रहती है। तो यहाँ पे बेरी के कारण कमी, किसकी कमी कारण होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो विटामिन बी, जिसे अपन थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, बी थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी की कमी से यहाँ पे बेरी रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों यहाँ पे, संक्रामक रोग वह है, संक्रामक रोग है उसे कौन से रोग होते हैं वो अपने क्या पे बताना है। अभी देखा था अपन ने संक्रामक रोग, जो वायरल बुखार थी वो संक्रामक रोग था, लेकिन संक्रामक रोग कौन से होते हैं उसकी डेफिनेशन अपने को पे बताना है। जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते, जो हवा धूल भोजन आदि से नहीं फैलते, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते, या जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं। प्रश्न नंबर 55 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, जो एक दूसरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टच करने से अगर फैलते हैं तो वो संक्रामक रोग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार कोरोना था वो भी संक्रामक रोग की श्रेणी में ही था, क्योंकि वो भी डायरेक्ट और अनडायरेक्ट दोनों की श्रेणी से यहाँ से फैलता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। संधि का मतलब जॉइंट। कोहनी और घुटने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन सी प्रकार की संधि जॉइंट पाया जाएगा। पिवट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, हिंग जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट। अब देखिए दोस्तों पहले हिंदी में देखें तो यहाँ पे पिवट जॉइंट कीलदार होता है, कॉन्डिलॉइड यहाँ पे संसर्पी होता है, हिंज जॉइंट कब्जेदार होता है, शोल्डर जॉइंट यहाँ पे जिसे अपन उल्लूखल जॉइंट के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 के अंदर बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। हिंज जॉइंट कब्जेदार जॉइंट होता है, वो कोहनी और यहाँ पे घुटने के अंदर पाया जाता है, जो एक ही साइड में खुलती है। जो जॉइंट एक ही साइड में खुलता है उसे अपन कब्जेदार जॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो महिलाओं पुरुषों के अंदर 14.5 से 16.5 ग्राम के लगभग पाया जाता है प्रति 100 ml की बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर, और महिलाओं के अंदर 12.5 से 14.5 ग्राम के लगभग पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 बताना, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 57 में वो आयरन यानी लोहा तत्व की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 58,
किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे अब इस एक ही अंदर, एक ही संस्थान के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर एक संस्थान के अंदर हो रही है तो वो कौन सी, और विभिन्न संस्थानों के मध्य हो रही है तो वो कौन सी। तो विभिन्न संस्थानों के मध्य होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा मुरार। और अगर एक ही संस्थान के मध्य, एक संस्थान की चार दीवारी के मध्य ही बात कर रहा है अपन यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इंट्रा मुरार के नाम से जानी जाएगी। प्रश्न नंबर 58 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे इंट्रा मुरार। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हार्ट बीट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। और सभी दोस्त नए जुड़े हैं वो प्लीज़ यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, शेयर और लाइक करने में कमी ना करें, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 72 से 75 बार, यानी 72 से 75 बार होती है वो हार्ट बीट यहाँ पे 1 मिनट के अंदर होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या होता है। बालक और बालिकाएं, मेल फीमेल के अंदर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें यहाँ पे डिफरेंस का यहाँ पे जो बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, ऊंचाई, मोटाई, लिंग भेद या फिर विकास। भिन्नता का आधार क्या होता है 60 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई में, मोटाई में और विकास में सभी में होती है, लेकिन यहाँ पे मेन फैक्टर कौन सा है तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है लिंग भेद। लिंग भेद के आधार पर उसमें यहाँ पे भिन्नता पाई जाती है, ये मेल फीमेल के आधार पर उसमें ज़्यादातर भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बास्केटबॉल खेल की बॉल का भार कितना होता है, यानी बास्केटबॉल की जो गेंद होती है, बॉल होती है, उसका वजन कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 61 के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 566 से 650 ग्राम बास्केटबॉल बॉल का यहाँ पे वजन होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। शरीर के निर्माण में जो भोज्य पदार्थ सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो अपने पे बताना है, जिसे अपन बॉडी बिल्डिंग आर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इसे बॉडी बिल्डिंग आर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 62 बताना और सही आंसर रहेगा तो प्रोटीन यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग आर और भोज्य पदार्थों के निर्माण का कार्य कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ध्यान रखना, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन स्पेशली पाया जाता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, लंबी अस्थियों का मानव शरीर पर कार्य है। लंबी अस्थियों की यानी बिग बोन की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी लॉन्ग बोन की, लंबी हड्डियाँ होती हैं, उसका शरीर में क्या कार्य होता है वो अपने को बताना। ताकत देने के लिए, सहारा देने के लिए, उत्तोलन की तरह कार्य करने के लिए, या फिर मांसपेशियों को जोड़ने का था। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 63, पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार यहाँ पे एग्जाम के अंदर, और सही आंसर रहेगा उत्तोलक की तरह, लीवर की तरह। लंबी हड्डियाँ होती हैं वो शरीर में लीवर की तरह कार्य करती है, और जॉइंट होते हैं शरीर के अंदर वो यहाँ पे एक्स की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट खेल है उसमें कितने एम्पायर होते हैं। दोस्तों अभी इस समय जो IPL चल रहा है, IPL आप देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चल रहा है IPL, जो कल यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स है वो हार भी चुकी है जयपुर के अंदर। IPL के अंदर है वो यहाँ पे कितने, सॉरी यहाँ पे क्रिकेट के अंदर कितने एम्पायर होते हैं 64 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा तो 4 एम्पायर, जिसे अपन फोर्थ एम्पायर के नाम से जानते हैं। 2 एम्पायर है वो ग्राउंड के अंदर, थर्ड एम्पायर है वो बाहर होता है, और फोर्थ एम्पायर है वो अलग से होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एड्स नहीं फैलता है, एड्स है वो किस प्रकार नहीं फैलता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यौन प्रेषण से, रक्त पोषण से, ग्रस्त व्यक्ति के हाथ में लाने से, या फिर मासिक शिशु में एड्स नहीं फैलता है। एड्स दोस्तों यहाँ पे वायरस से संबंधित रोग है, और इसकी जो टेस्ट की जाती है वो एलिसा, ध्यान रखना टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा टेस्ट है यहाँ पे एड्स का। प्रश्न नंबर 65 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 65 के अंदर वो ध्यान रखना है, यहाँ पे यौन जो एड्स से ग्रस्त व्यक्ति है उसे हाथ में लाने से एड्स यहाँ पे नहीं फैलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शंस यहाँ पे बड़े हैं। देखिए दोस्तों, पारिवारिक मनोरंजन है, पारिवारिक मनोरंजन है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मनोरंजन के अनेक प्रकार होते हैं, उनमें से जो पारिवारिक मनोरंजन है उसका यहाँ पे कौन सा प्रकार रहेगा, प्रश्न नंबर 66 में बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे 66 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, पारिवारिक मनोरंजन होता है वो यहाँ पे ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त करने के लिए जो आयोजन किया जाता है वो पारिवारिक होता है। जिस प्रकार मान लो फ्री टाइम में होते हैं तो अपन कुछ भी कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे पारिवारिक मनोरंजन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों,
हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। पसलियों की संख्या पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। दोस्तों अगर पसलियों की संख्या पूछे तो यहाँ पे अपने को चॉइस बतानी है, चॉइस संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे जोड़ी पूछी गई है तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 और जो सही आंसर रहेगा 12 जोड़ी पसलियाँ होती है और उनमें से भी 12 में से 7 जोड़ी ट्रू रिप्स और 5 जोड़ी है फॉल्स रिप्स, यानी 7 जोड़ी सत्य पसलियाँ, 5 जोड़ी असत्य पसलियाँ होती है। उनमें से भी 11वां और 12वां जोड़ा है, ध्यान रखना है 11वां और 12वां जोड़ा है उसे अपन फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानते हैं, तैरती हुई पसलियों के नाम से जानते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे सभी याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 68, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अनुशासन हो गया, ईमानदारी हो गया, आकर्षक व्यक्तित्व हो गया, वो किसके गुण होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर नेता। अब दोस्तों आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, तो अपने फिजिकल एजुकेशन में किसका मतलब होता है यहाँ से, तो शारीरिक शिक्षा में अपना यहाँ पे सीधा सीधा लीडरशिप, नेता से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे 68 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लीडरशिप नेता से रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69, हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है। दोस्तों हार्ट की मांसपेशी वो कितने प्रकार की होती है। वैसे देखा जाए तो मांसपेशी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है मसल्स यहाँ पे, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी, यानी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स के नाम से जानती है। तो जो हृदय की मांसपेशी वो किस प्रकार की रहेगी, 69 के अंदर बताना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिखने में तो वो ऐच्छिक की तरह दिखती है लेकिन वो कार्य अनैच्छिक की तरह करती है, इसलिए यहाँ पे मसल्स कौन सी रहेगी, तो वो अनैच्छिक मांसपेशी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। दोस्तों भोजन है, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2013 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। भोजन है, भोजन की ऊर्जा को अपन किसमें नापते हैं, तो लीटर, मीटर, किलोवाट या फिर कैलोरी। प्रश्न नंबर 70 और सही आंसर रहेगा तो कैलोरी, यानी किलो कैलोरी के अंदर अपन भोजन की ऊर्जा का मापन, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 71 इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर लैंगरहैंस की दीपिकाओं में से किस हार्मोन का स्राव होता है। लैंगरहैंस की दीपिका जिसे अपन आइसलेट्स के नाम से जानते हैं, आइसलेट्स के नाम से जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, ध्यान रखना है दोस्तों पे, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाई जाती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, और वो भी लैंगरहैंस की भी कौन सी दीपिकाओं से, तो बीटा सेल्स से निकलता है। ध्यान रखना बीटा सेल्स, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आती है लेकिन बीटा सेल्स से यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कौन सा अंग ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। दोस्तों मैंने बहुत बार इस बारे में बताया है कि ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है। जो आरबीसी होती है दोस्तों यहाँ पे, आरबीसी निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, लेकिन वो मर जाती है तो फिर वो कहाँ जाती है, तो वो स्प्लीन, ध्यान रखना है स्प्लीन के अंदर जाती है, जिसे अपन प्लिया कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 72 और सही आंसर रहेगा प्लिया है, यानी स्प्लीन है, तिल्ली है, वो यहाँ पे शरीर का ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आरबीसी मरने के बाद में कहाँ जाकर इकट्ठी होती है, तो वो प्लिया में इकट्ठी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। चोट लग जाती है तो फिर यहाँ पे रक्त का जमाने का कार्य कौन करता है। दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ब्लड है, ब्लड को पतला करने के लिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है। ब्लड को पतला करने के लिए, तरल बनाने के लिए उसको कौन सा यहाँ पे हार्मोन कार्य करता है, जिसे अपन ब्लड थिनर हार्मोन, प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन भी कह सकते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चोट लगने पर जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो कार्य करता है वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 73 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन रक्त विमाणु यानी प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं वो यहाँ पे रक्त का थक्का जमाती है। साथ ही में विटामिन डी है वो भी रक्त का, सॉरी विटामिन के है वो भी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। अब क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मैंने पतला, तो यहाँ पे ब्लड थिनर प्रोटीन है वो हीपेरिन के नाम से जाना जाता है। हीपेरिन ब्लड को पतला बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चेचक हो गया, छोटी माता हो गई, तपेदिक हो गया, किस प्रकार से फैलते हैं, प्रश्न नंबर 74 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना वायु, यानी ज़्यादातर हवा से फैलने वाले ये रोग होते हैं, ध्यान रखना हवा से फैलने वाले रोग रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी, पूछी जाती है। शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाली कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित रखता है। परिभाषा किसकी है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, यहाँ पे पूछी जाएगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा बड़ी मांसपेशी और उनसे संबंधित रहेगी
तो प्रश्न नंबर 75 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जे बी नेस के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। एड्स फैलता है दोस्तों, मैंने बताया था शुरू के अंदर ये एड्स किस प्रकार फैलता है वो अपने को यहाँ पे बताना। एड्स का परीक्षण भी बताया था मैंने एलिसा टेस्ट के द्वारा। एलिसा टेस्ट होता है, इसमें जो वायरस होता है वो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 और सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे वायरस, यानी विषाणु जो फैलती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, शैक्षिक व्यायाम क्या है। शैक्षिक व्यायाम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सा है, वो योगासन, मार्च, हस्तमुक्त व्यायाम, ये सभी 77 के अंदर बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आज माउम मैराथन रहेगी, क्लास को शेयर और लाइक कर दे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ये सभी है वो शैक्षिक व्यायाम यहाँ पे कहलाते हैं, एक्सरसाइज कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78 देखें दोस्तों, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ का स्टैंडर्ड माप क्या होता है। कुल मिला के ट्रैक की बात कर रहे हैं अपन, धावन पथ के नाम से, हिंदी में अपन, इंग्लिश में ट्रैक और हिंदी में अपन धावन पथ कहते हैं। तो वो धावन पथ है, स्टैंडर्ड उसका मेजरमेंट कौन सा होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 78 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, 400 मीटर होती है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक के नाम से जाना जाता है, जिसके लगभग 8 लाइन उसमें होती ही होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, अर्जुन अवार्ड कौन देता है दोस्तों। अर्जुन अवार्ड है वो कौन देता है वो अपने क्या बताना। अर्जुन अवार्ड जो 1961 के अंदर शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को दिया जाता है बेहतर प्रदर्शन के लिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 के अंदर बताना है अर्जुन अवार्ड, और सही आंसर रहेगा 79 के अंदर वो राष्ट्रपति, यानी खेल दिवस होता है जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को उसके ऊपर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 रहेगा, NCC व NSS जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाला अभिकरण कौन से। NCC और NSS को प्रोत्साहित करने वाला जो अभिकरण है, संगठन है, वो कौन सा है वो अपने का बता। अब देखिए दोस्तों, NCC की स्थापना 1948 में हुई थी, ये अपने का ध्यान रखना। साथ ही में NSS है वो 1969 यानी 1969 से संबंधित रहेगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 80 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो शासकीय जो एजेंसियाँ होती है, वो यहाँ पे इसका अभिकरण कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 81, वातावरण के भेद कौन से, वो अपने यहाँ पे बताना है। अनुकूलन, प्रतिकूलन, भौगोलिक, सामाजिक, प्राकृतिक, कृत्रिम या आर्थिक या भौतिक, 81 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वातावरण के जो भेद है, प्रकार है, वो यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल यहाँ पे वातावरण रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखे दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा ही जाता है लगभग। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 के अंदर शुरुआत हुई थी, वो किसके द्वारा की गई थी। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 और जो सही आंसर रहेगा 82 के अंदर वो ध्यान रखना है यहाँ पे, बीरेड कुबर्टिन के द्वारा यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी और ये इसका जनक कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 83, जो मनोरंजन गाँवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय तथा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों दोबारा से, कौन से मनोरंजन है जो गाँवों में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोगों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और साथ ही में वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित करवाई जाती हैं, यानी उसको वित्तीय सुविधा भी देते हैं फिर अपन आयोजन करवाते हैं। सामुदायिक, पारिवारिक, औद्योगिक या औपचारिक, प्रश्न नंबर 83 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन सामुदायिक मनोरंजन की श्रेणी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 रहेगा, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है। कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा फ्रैक्चर रहेगा, मल्टीपल, इम्पैक्ट, ग्रीनसिटिक या साधारण। 84 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी अलग अलग जगह बता रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 84 और जो सही आंसर रहेगा मल्टीपल फ्रैक्चर, यानी अलग अनेक जगह से, मान लो ये हड्डी है, हड्डी में अनेक जगह थोड़ा हाल यहाँ पे टूट जाते हैं, वो मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85, मलेरिया फैलाता है दोस्तों, मलेरिया है वो
मलेरिया फैलता है वो किससे फैलता है, वो अपने क्या फैलता है, मक्खी से, कुत्ते के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के, या फिर मादा एनाफिलीज के मच्छर से। दोस्तों यहाँ पे एक होता है डेंगू और एक होता है मलेरिया। डेंगू है वो एडिस इजिप्टाई, ध्यान रखना है, एडिस इजिप्टाई मच्छर से फैलता है। लेकिन यहाँ पे मलेरिया है वो पर्सन नंबर 85 और सही आंसर रहेगा मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया और डेंगू दोनों में अपने को यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर की बात कर रहे हैं, वो किस खेल से संबंधित रहेगा। पेनल्टी कॉर्नर फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। पेनल्टी कॉर्नर 86 के अंदर बताना है। पर्सन नंबर यहाँ पे 86 सही आंसर रहेगा। तो हॉकी पेनल्टी कॉर्नर है वो हॉकी से संबंधित रहेगा और यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित भी रहता है, तो यहाँ पे हॉकी से संबंधित यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर अपने को यहाँ पे मानना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 87, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। मेरुदंड की बात कर रहे हैं अपन, वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। पर्सन नंबर 87 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। अब चले दोस्तों इस ऑप्शन में अगर देखें अपन यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखे जाए तो ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से इसको क्वेश्चंस को बनाने का तरीका वो गलत है। यहाँ पे मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ मिलकर बनी होती है, तो शुरू के अंदर जो बचपन होता है उसमें 33 होती है, बाद में ऑक्सीफाई हो गई, ये टोटल 26 हो जाती है। तो अगर अपन 206 हड्डियाँ देखते हैं तो 206 हड्डियाँ होती है, उसके अंदर मेरुदंड की कितनी हड्डियों को शामिल किया जाता है, तो वो सिर्फ 26 हड्डियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है, तो अपने को ध्यान रखना क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे तरीका अलग रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 88, बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी। बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित ट्रॉफी कौन सी रहेगी। पूर्णिमा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 88 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी रहेगी, तो SM अर्जुन राजा ट्रॉफी यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 88 और सही आंसर रहेगा SM अर्जुन राजा ट्रॉफी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है। दोस्तों मैंने बताया है, खूब बार बताया है पिछले 2-3 प्रश्नोत्तरियों में कि ये अनिवार्य एकमात्र आसन जो सभी आसनों को करने से पहले और सभी आसनों को करने के बाद में अनिवार्य किया जाता है, कौन सा आसन यहाँ पे होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 89 के अंदर बताना है यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे श्वासन जो BP ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखें दोस्तों, उत्तक को कहते हैं, उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक को क्या कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 90 के अंदर उत्तक को क्या कहते हैं। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी क्या है, कोशिका, कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, अंगों के मिलकर तंत्र, तंत्र के मिलकर शरीर, ये इस प्रकार फॉर्मेशन चलता ही रहता है। तो शरीर का उत्तक है वो क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 90 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, एक समान यानी समान रचना और समान कार्य करने वाली जो कोशिका है उनके समूह को अपन किस नाम से जानते हैं, उत्तक के नाम से जानते हैं। समान कार्य करेगी और समान उनकी रचना होगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 91, लाल रक्त को कणिकाओं का जीवन काल होता है। दोस्तों RBC की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, RBC का जीवन काल कितना होता है। ईजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 100 से 120 दिन। अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 से 120 दिन यहाँ पे क्या रहेगा, RBC का जीवन काल रहेगा। अगर सिंगल डिजिट में पूछे तो 120 दिन यहाँ पे RBC का कार्यकाल होता है, सॉरी जीवन काल होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 देखे, अर्जुन अवार्ड किस दिनांक को दिए जाते हैं। दोस्तों अर्जुन अवार्ड किस तारीख को दिए जाते हैं। दोस्तों ईजी तरीके से बताऊँ, अर्जुन अवार्ड क्या, जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं लगभग वो सभी यहाँ पे एक ही तारीख को दिए जाते हैं। और वो कौन सी यहाँ पे डेट रहने वाली है, वो 29 अगस्त खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे ध्यान रखना है, उस पर दिए जाते हैं वो यहाँ पे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, साथ ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड सभी यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 93, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर किक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था पेनल्टी किक, तो वो यहाँ पे हॉकी से संबंधित देखा था। अब यहाँ पे कॉर्नर किक की बात कर रहे हैं 93 के अंदर, तो हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। पर्सन नंबर 93 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगी यहाँ पे कॉर्नर किक। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 94, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे प्रेरणा मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, वो कितने प्रकार की होती है 94 के अंदर बताना है। प्रेरणा दोस्तों इजी रहेगी, साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। प्रेरणा जिसे अपन मोटिवेशन के नाम से जानते हैं कितने प्रकार की होती है, तो प्रेरणा मोटिवेशन है वो 2 टाइप का रहेगा दोस्तों यहाँ पे, 2 टाइप्स का रहेगा।
कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का। उसमें एक होती है आंतरिक, दूसरी होती है बाह्य, यानी एक सकारात्मक, दूसरी ऋणात्मक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखे दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? शारीरिक दक्षता है उसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, फिजिकल जो फिटनेस है उसको प्रभावित करने वाला मेन फैक्टर कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक क्रिया एवं दक्षता, आत्मविश्वास, सकारात्मक, वंशानुकूल वातावरण। 95 के अंदर बताना है। अब देखा जाए तो दोस्तों सभी फैक्ट यहाँ पे प्रभावित करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यानी मेजर पूछा गया है, मुख्य पूछा गया है, तो 95 सही आंसर रहेगा दोस्तों। वो वंशानुक्रम और वातावरण यहाँ पे प्रभावित करेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मेंटल यहाँ पे वेलनेस है उसको प्रभावित कौन करता है? स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, सही पहनावा, शरीर के सदस्यों में मधुर संबंध। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल यहाँ पे वेलनेस की बात कर रहे हैं अपन। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो दोस्तों इजी निकल के आ जाएगा प्रश्न नंबर 96 का। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है वो यहाँ पे संतुलित भोजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। संतुलित भोजन यहाँ पे सही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोना किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है और इजीली आपको याद भी होगा, ऐसे क्वेश्चन से यहाँ पे इजीली याद रहते हैं दोस्तों। लोना में क्या होता है दोस्तों, विपक्ष टीम है वो कंप्लीट आउट हो जाती है, तो अब जो दूसरी टीम है उसको यहाँ पे 2 अंक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन वो किस में मिलते हैं? प्रश्न नंबर 97 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कबड्डी के अंदर है वो लोना यहाँ पे लगता है, सही आंसर रहेगा कबड्डी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98 देखे दोस्तों, यहाँ पे हॉकी खेलने की कुल समय अवधि क्या है? हॉकी खेलने की कुल समय अवधि क्या होती है? दोस्तों फुटबॉल की टोटल अवधि वो 90 मिनट होती है, हॉकी की अवधि कितनी होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों हॉकी की इसके अकॉर्डिंग देखना है, वर्तमान में अगर हॉकी की देखें तो यहाँ पे 60 मिनट यहाँ पे आ जाती है, तो सही आंसर यहाँ पे 60 मिनट रहेगा। अब देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नोट लगा के दिया गया है अपने को, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेना है। नोट देखिए दोस्तों यहाँ पे वैसे 69 मिनट मानी गई है, इसमें 2014 के अनुसार मैच की अवधि 35 मिनट की अवधि है। 2015 के नियम के अनुसार हॉकी की मैच की अवधि 15 मिनट के 4 क्वार्टर है, तो 15 मिनट के 4 यहाँ पे क्वार्टर हो गए, जैसे अभी हाल ही में आयोजित चैंपियंस लीग में इसे मनाया गया। तो टोटल यहाँ पे अब कितनी मिनट की हो गई? तो 15 मिनट के यहाँ पे 4 क्वार्टर हो गए, तो टोटल यहाँ पे 60 मिनट की यहाँ पे हॉकी की अवधि रहने वाली। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 99 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? दोस्तों मुख्य पूछा गया है, श्वसन अंग कौन सा है? रेस्पिरेटरी यहाँ पे ऑर्गन्स है वो कौन सा रहेगा? नाक, कंठ, हृदय या फेफड़ा? अब देखिए दोस्तों नाक से भी अपन श्वसन लेते हैं, कंठ से संबंधित है ही, लेकिन यहाँ पे मुख्य पूछा गया प्रश्न नंबर 99 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है लंग्स। फेफड़े होते हैं वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके यहाँ पे मेन ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100। टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है? टेनिस सर्व ये टेक्निक है दोस्तों, आपको बता दूं पहले ही, ये किससे संबंधित रहेगी? टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या फिर बैडमिंटन? प्रश्न नंबर 100 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस सर्व रहेगी वो यहाँ पे वॉलीबॉल से संबंधित रहेगी। ध्यान रखना किससे संबंधित रहेगी? वॉलीबॉल से संबंधित यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 101 देखे दोस्तों यहाँ पे 101। निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? कूद मतलब जंप की बात कर रहे हैं अपन, जंप वाली कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। एक होती है थ्रोइंग, एक होती है यहाँ पे जंपिंग, तो यहाँ पे जंपिंग से संबंधित पूछी गई है दोस्तों। ट्रैक के अंदर भी 3 ट्रैक के अंदर अपन ने देखा था, ट्रैक के अंदर जो एथलेटिक्स के अंदर कितने इवेंट होते हैं? 2 प्रकार के इवेंट होते हैं, एक ट्रैक दूसरे फील्ड, लेकिन फील्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक थ्रोइंग और एक जंपिंग। थ्रोइंग और जंपिंग, तो यहाँ पे जो जंपिंग वाले हैं, कूद वाले, वो कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 101 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद हो गई, ऊंची कूद हो गई, बांस कूद हो गई, ये यहाँ पे जंपिंग इवेंट होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर वो किसे कहा जाता है? इजी रहेगा, जिसके जन्म दिवस पर अपन नाम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 102 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी का जादूगर कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103 देगा दोस्तों यहाँ पे 103 इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक जाती है। वैसे देखा जाए तो धमनियाँ यानी आर्टरीज होती है दोस्तों, यहाँ पे शरीर के अंदर आर्टरीज क्या करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एकमात्र धमनी है वो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, जिसे अपन पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 103 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरीज आर्टरीज के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2013 के शारीरिक शिक्षा भर्ती में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन भी वहाँ पे गलत दिया गया था, 200 यहाँ पे 8 दिया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 104 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना 206 हड्डियाँ होती है। जो कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है, एक्सीय कंकाल में 80 और उपयांग कंकाल में अंदर 126, तो टोटल यहाँ पे 206 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 105 देखे दोस्तों यहाँ पे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वर्तमान नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-2 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 1991-92 में, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है भारत के अंदर। 105 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये यहाँ पे राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की यहाँ पे राशि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं अपन उसे, उसका दूसरा नाम क्या है, रेखित पेशी, कंकाली पेशी या अरेखित या हृदय पेशी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक होती है ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और तीसरी मांसपेशी होती है वो हृदय, यानी 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, तो ये तो इसका पार्ट नहीं रहेगा। साथ ही में जो ऐच्छिक मांसपेशी होती है उसे अपन रेखित कंकाली मांसपेशी भी कहते हैं, रेखित भी कहते हैं, चिकनी भी कहते हैं, धारीदार भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अनैच्छिक है उसको अपन अरेखित, अधारीदार, अचिकनी, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे ये रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 107, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिताएं उपयुक्त होती है। बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेल है उनके लिए कौन से टूर्नामेंट यहाँ पे करवाए जाते हैं, नॉकआउट, लीग, चुनौती या इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के इंडिविजुअल और सिंगल गेम्स होते हैं, इंडिविजुअल और जो युगल गेम होते हैं उनमें कौन सी यहाँ पे चुनौती, चैलेंज प्रतियोगिता यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जो सिंगल और डबल्स खेलों के अंदर कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पेशी गति विज्ञान है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। पेशी गति विज्ञान, उसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 108 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, गति का अध्ययन करेंगे, यानी मोशन का अध्ययन करेंगे पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 109 देखे दोस्तों यहाँ पे, 109 थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको एक बार क्वेश्चन को। 109 देखे दोस्तों यहाँ पे, सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। सेल्डन के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है वो कौन सा, वो अपने क्या पे बताना है दोस्तों। सेल्डन के द्वारा वर्गीकरण दिया गया है उसे अपन कौन सा नाम से जानते हैं, वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 109 के अंदर बताना है। और दोस्तों यहाँ पे सेल्डन ने वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से दिया था, जिसे अपन किस नाम जानते हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। प्रश्न नंबर 109 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे सी, इसका सही आंसर रहेगा एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, जिसे अपन सेरेब्रोटोनिक, विस्रोटोनिक और सोमेटोटोनिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 110 देखे दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा। विटामिन ए जिसे अपन रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए को अपन रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, इसके यहाँ पे कमी से होने वाला रोग कौन सा है। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 110 देखे दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा विटामिन ए की कमी से अपन यहाँ पे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से यहाँ पे रिकॉर्ड्स होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 111, हॉकी स्टिक का वजन यहाँ पे कितना होता है। हॉकी की स्टिक होती है उसका वजन पूछा गया है दोस्तों। ये हॉकी स्टिक है, मान लो ये क्या है, हॉकी स्टिक है, इसका यहाँ पे वजन बताना है। प्रश्न नंबर 111 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 111 के अंदर हॉकी स्टिक का वजन है वो 26 औंस होता है, ध्यान रखना, औंस के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर 111 और सही आंसर रहेगा 26 औंस। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए 112 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 रहेगा, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, इसे अपन कोशिका का श्वसन अंग भी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 112 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस, साथ ही में इसे श्वसन केंद्र भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, एड्स का अर्थ है दोस्तों, एड्स का अर्थ है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना। एड्स का अर्थ क्या है, एड्स का जो वायरस होता है जिसे अपन HIV के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे एड्स का अर्थ क्या होता है, सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 113 और ध्यान रखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यहाँ पे होती है। सिंड्रोम यहाँ पे रोगों का समूह होता है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा जो कप है वो किस खेल से संबंधित रहेगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 114 और सही आंसर रहेगा दोस्तों हॉकी। हॉकी से संबंधित रहेगा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, हॉकी से संबंधित रहेगी दोस्तों। विभिन्न खेलों से संबंधित ट्रॉफियाँ अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखना आप, वहाँ पे दिया गया है 15 से 20 मिनट का इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी स्थापना कब हुई थी? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे अपन KKFI के नाम से जानते हैं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी? प्रश्न नंबर 115 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1955 के अंदर KKFI की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 116, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं, हमारा शरीर असंख्य जीवित छोटी इकाइयों से बना है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? जिसे अपन शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, वो क्या होती है? प्रश्न नंबर 116 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका। सेल होती है, कोशिका होती है, उसे अपन शरीर की यहाँ पे इकाई कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 117 देखें दोस्तों, YMCA क्लब, बाल स्काउट, बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों YMCA हो गया, क्लब हो गए, बाल स्काउट, बालिका गाइड्स, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्वयंसेवी, शासकीय या निजी? 117 के अंदर बताना है, 117 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये सभी स्वयंसेवी की संस्थाओं के अंदर यहाँ पे आते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती है? मसल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती है? अगर बोन्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, 206 हड्डियाँ होती है। मसल्स की बात करनी है, बोन्स की बात करनी है, सॉरी पेशियों की बात करनी है, तो लगभग एग्जैक्ट देखें तो यहाँ पे 639 के आसपास पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नंबर 118 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे 600 से अधिक। अब 600 से अधिक में यहाँ पे ध्यान रखना है, वो 639 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119 देखें दोस्तों यहाँ पे, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के रहेंगे? प्रश्न नंबर 119 के अंदर बताना है। जिस प्रकार सरकारी, प्राइवेट, अर्ध सरकारी, शासकीय, ये कितने प्रकार के यहाँ पे? 4 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। प्रश्न नंबर 119 और सही आंसर रहेगा 4 प्रकार के अभिकरण होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120 देखें दोस्तों, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? यानी ब्लड है वो किस प्रकार का उत्तक है, टिश्यू है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत बार आता है दोस्तों यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। इसे अपन एपिथेलियल यानी सही उपकला उत्तक, कनेक्टिव यानी संयोजी उत्तक, मस्कुलर यानी मांसपेशी उत्तक और नर्वस यानी तंत्रिका उत्तक। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 120 बहुत बार पूछा जाता है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिव, संयोजी उत्तक। ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक हो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 121 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, किस संधि में यानी किस जोड़ में अस्थि का 360 डिग्री में घुमाया जाता है? कौन से यहाँ पे जॉइंट रहेगा? जो हड्डी है, जॉइंट है वो 360 डिग्री यानी टोटल यहाँ पे देखें तो वो गोलाकार घूम सकती है, चारों तरफ राउंड कर सकता है। शोल्डर जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट या फिर पिवट जॉइंट। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 121 और सही आंसर रहेगा दोस्तों शोल्डर, कंधे का जॉइंट है वो यहाँ पे 360 डिग्री घूम सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 122 दोस्तों, यहाँ पे स्वादेंद्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? यानी टेस्ट बड्स के नाम से जानते हैं, जो स्वाद लेती हैं, जो अपनी जीभ होती है। इस पर 3 प्रकार के यहाँ पे टेस्ट बड यहाँ पे यानी कड़ी व चेक करने के लिए, मीठी को चेक करने के लिए और खट्टी को चेक करने के लिए यहाँ पे होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 122 और सही आंसर रहेगा टेस्ट बड्स होते हैं वो जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, जो अंकुरित होते हैं। जिस प्रकार जीभ पर छोटे छोटे दाने से उभरे हुए होते हैं वो यहाँ पे टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 123, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन में आप पहले पूछा गया था अपने को स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ 32 ऑप्शन था। अब यहाँ पे 32 भी है और 12 भी है। तो यहाँ पे अब स्थायी दांत अपने को बताने हैं प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 123, तो दोस्तों यहाँ पे संख्या नहीं पूछी गई है बल्कि प्रकार पूछे गए हैं। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 123 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पे स्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 124, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है?
कर्णों यानी कान होते हैं, कानों की क्रियाविधि है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। श्रवण यानी सुनना, संतुलन ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे कर्णों का मतलब कान है, ईयर है, कान की यहाँ पे कार्यविधि है वो कौन सी रहेगी, प्रश्न नंबर 124 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों, यानी बैलेंस भी बनाते हैं और शून्य का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 125, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों आरबीसी की बात कर रहे हैं अपन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 125 के अंदर। प्रश्न नंबर 125 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सामान्य क्वेश्चन 125 इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 20 मिनट की क्लास अपन और लेने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गेम से संबंधित। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, रसेल लाउज वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे रसेल लाउज वॉलीबॉल टेस्ट है, इसकी अवधि यहाँ पे कितनी होती है। रसेल लाउज वॉलीबॉल टेस्ट है, इसकी अवधि कितनी होती है, प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 45 सेकंड यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल हो गया, साथ ही में बास्केटबॉल हो गया, दोनों खेलों का आविष्कार है वो एक ही देश में हुआ है, और वो कौन सा देश यहाँ पे रहने वाला है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वॉलीबॉल खेल का आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका, और बास्केटबॉल गेम का भी यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस वर्ष हुआ। दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल खेल है उसका आविष्कार कौन से वर्ष हुआ, कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है, लेकिन कौन से वर्ष हुआ है, प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है यहाँ पे 1895 में वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया गया था विलियम जी मॉर्गन के द्वारा, विलियम जी मॉर्गन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल में स्मैशिंग को जाना जाता है। वॉलीबॉल में जो स्मैशिंग होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, लिफ्टिंग, स्पाइकिंग, ब्लॉकिंग या फिर बुस्टिंग। प्रश्न नंबर 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पाइकिंग, वॉलीबॉल के अंदर स्मैशिंग को स्पाइकिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार 1895 में किसने किया। दोस्तों मैंने बताया था वॉलीबॉल खेल का आविष्कार 1895 में हुआ था, कहाँ हुआ था, यूएसए, और किसके द्वारा किया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विलियम जी मॉर्गन, मैंने बताया था विलियम जी मॉर्गन के द्वारा यहाँ पे किया गया, और साथ ही में जेम्स नेस्मिथ है उसके द्वारा यहाँ पे बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1891 में किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस प्रतियोगिता का संबंध वॉलीबॉल खेल से नहीं है। वॉलीबॉल खेल से नहीं है, कौन सी प्रतियोगिता रहेगी, सुपर चैलेंज कप, फेडरेशन कप, विश्व कप या फिर यूरोपियन कप। प्रश्न नंबर 6 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यूरोपियन कप है, वो यहाँ पे किससे संबंधित नहीं रहेगा, तो वो वॉलीबॉल से नहीं रहेगा, बल्कि यूरोपियन कप यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको विजिबल नहीं रहेगा। एंटीना का उपयोग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंटीना का उपयोग किस में होता है। अब एंटीना की शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, एंटीना की लंबाई कितनी होती है, तो टोटल ये 1.80 मीटर 180 सेंटीमीटर या फिर 1.80 मीटर रहेगी, लेकिन नेट में कितना होता है, तो 1 मीटर, और नेट से बाहर होता है वो 0.80 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा, यानी 80 सेंटीमीटर नेट से बाहर और 1 मीटर नेट के अंदर रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से वॉलीबॉल से संबंधित रेखा नहीं है। वॉलीबॉल से संबंधित रेखा कौन सी नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बोनस रेखा, बक रेखा, सॉरी यहाँ पे कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। वॉलीबॉल से संबंधित रेखा कौन सी है, बोनस रेखा, बक रेखा, टच रेखा या फिर सर्विस रेखा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे सर्विस रेखा, जो सर्विस लाइन होती है वो वॉलीबॉल में होती है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो बक लाइन होगी, बोनस लाइन, टच लाइन, तीनों की तीनों यहाँ पे कबड्डी से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, वॉलीबॉल खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल खेल है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, वॉली नेट, मिंटो नेट, थ्रोइंग नेट या फिर वॉली पॉस। प्रश्न नंबर 9 के अंदर बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 और सही आंसर रहेगा वॉलीबॉल को अपन मिंटो नेट के नाम से जानते हैं, सही आंसर मिंटो नेट। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ है। दोस्तों कोई भी एडवांस में आंसर नहीं देगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है, डिसिप्लिन अपने को बनाए रखना है, उम्मीद आशा करता हूँ आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा सर 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
दोस्तों वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 11 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लूसानी स्विट्जरलैंड। थोड़ा सभी को जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है दोस्तों। तो लूसानी यहाँ पे स्विट्जरलैंड रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ का गठन कब हुआ था, 1947 में। कहाँ हुआ था, लूसानी स्विट्जरलैंड के अंदर। अब भारतीय वॉलीबॉल संघ का प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 12 के अंदर। तो सही आंसर रहेगा 1951। 1951 में भारतीय वॉलीबॉल संघ का यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। वॉलीबॉल को किस ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर पूछा गया है, प्रदर्शन के तौर पर पूछा गया है वॉलीबॉल को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 13 के अंदर बताना। सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल स्पर्धा को आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया था। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर कब शामिल कर लिया गया था। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर 1924 में देखा गया था प्रदर्शन के तौर पर, लेकिन उसको रेगुलर यानी आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 14 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी के शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। दोस्तों वॉलीबॉल है उसको एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा सन 1958 का जो टोक्यो एशियाई खेल हुए थे उसके अंदर वॉलीबॉल को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। भारत के अंदर वॉलीबॉल की पहली प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी वो बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत के अंदर पहली वॉलीबॉल प्रतियोगिता 1936 को लाहौर में की गई थी। उस समय भारत यहाँ पे स्वतंत्र नहीं था, तो यहाँ पे 1936 लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17। वॉलीबॉल खेल में एक टीम के कितने खिलाड़ी मैच खेलते हैं। मैच कितने खिलाड़ी खेलते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। साथ ही में वॉलीबॉल टीम में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं तो वो यहाँ पे 12 प्लेयर रहेंगे, लेकिन खेलते कितने हैं मैच। प्रश्न नंबर 17। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेइंग इन जो कोर्ट होते हैं वो यहाँ पे 6 खिलाड़ी प्लेइंग करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। वॉलीबॉल में टाइम आउट की अवधि कितनी होती है। टाइम आउट की अवधि यहाँ पे वॉलीबॉल में कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है टाइम आउट की अवधि है वो 30 सेकंड। वॉलीबॉल में टाइम आउट की अवधि 30 सेकंड यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। वॉलीबॉल कोर्ट का माप क्या होता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रश्नोत्तरी में भी देखा था, सामान्य क्वेश्चन वाले में भी देखा था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18/9 मीटर। 18/9 मीटर है वो यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट का यहाँ पे मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20। वॉलीबॉल खेल के दौरान खिलाड़ियों द्वारा रोटेशन होता है। दोस्तों रोटेशन किस प्रकार होता है खिलाड़ियों का वो अपने यहाँ पे बताना है। ये खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ये कोर्ट मान लो एक सिंगल कोर्ट है, इसमें खिलाड़ी किस प्रकार खड़े रहते हैं और रोटेशन किस प्रकार करते हैं प्रश्न नंबर 20 के अंदर बताना है। दोस्तों खिलाड़ी खड़े रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना खड़े होने की पोजीशन भी पूछी जाती है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 खिलाड़ी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज खड़े रहते हैं, लेकिन इनका रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ध्यान रखना क्लॉकवाइज यहाँ पे होता है। तो प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। वॉलीबॉल में पुरुष वर्ग के नेट की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे पुरुष वर्ग के नेट की ऊंचाई पूछी गई है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में महिलाओं के नेट की ऊंचाई पूछी गई थी, वॉलीबॉल की महिलाओं की नेट की ऊंचाई पूछी गई थी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.43 मीटर यानी 2.43 मीटर है वो यहाँ पे पुरुष की नेट की ऊंचाई होती है वॉलीबॉल में। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। वॉलीबॉल में महिलाओं के नेट की ऊंचाई कितनी होती है। ये प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि वॉलीबॉल में महिलाओं की नेट की ऊंचाई यहाँ पे कितनी होती है। तो पुरुषों की अपन ने देखी थी 2.43 होती है, लेकिन महिलाओं की पूछी गई है प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा 2.24 यानी 2.24 मतलब 2.24 यहाँ पे रहेगी। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर 2.24 मीटर यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। वॉलीबॉल खेल में बॉल का यहाँ पे वजन कितना होता है। वॉलीबॉल में बॉल का वजन यहाँ पे कितना होता है वो बताना है प्रश्न नंबर 23 के अंदर। बॉल का वजन कितना होता है दोस्तों। बास्केटबॉल में 567 से 650 होता है,
लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वॉलीबॉल का प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 260 से 280 ग्राम, 260 से लेकर 280 ग्राम होता है वो यहाँ पे वॉलीबॉल का वजन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, वॉलीबॉल खेल की बॉल की परिधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे बॉल की परिधि पूछी गई है, वो कितनी होती है। परिधि बताना है दोस्तों, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बताना है उसका। सही आंसर रहेगा 24 के अंदर, वो ध्यान रखना है 65 से 67 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल की जो परिधि होती है वो 65 से 67 सेंटीमीटर यहाँ पे रहती है बॉल की परिधि, और यहाँ पे बॉल का वजन होता है वो 260 से 280 ग्राम रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 25, वॉलीबॉल खेल में एंटीने की कुल लंबाई कितनी होती है। दोस्तों ये कुल लंबाई बताना है अपने को, यहाँ पे कुल लंबाई कितनी होती है तो 1.80 मीटर। दोस्तों मीटर में ध्यान रखना है 1.80 मीटर। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 180 सेंटीमीटर यहाँ पे रहती है, लेकिन वो कितनी रहती है नेट के अंदर 1 मीटर ऊपर, यहाँ पे नेट से ऊपर होता है एंटीना, वो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, वॉलीबॉल में सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है। सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन की पूछी गई है दोस्तों, वो कितनी दूरी होती है 26 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन की दूरी यहाँ पे 3 मीटर रहती है। बैक कोर्ट है वो 6 मीटर का यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, वॉलीबॉल खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। ऑफिशियल्स यहाँ पे कितनी जरूरत पड़ती है वॉलीबॉल के अंदर, वो बताना है। और क्लास को भी सभी दोस्त शेयर और लाइक करते रहना है, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। प्रश्न नंबर 27 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7। वॉलीबॉल के अंदर है वो 7 यहाँ पे ऑफिशियल्स यहाँ पे अपने को रिक्रूटमेंट जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देगा दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में मैच का अंतिम 5वां सेट वो कितने अंक का होता है। इसका मतलब वॉलीबॉल में कितने सेट होते हैं, सेट देखे तो टोटल 5 होते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है। तो जो 5वां अंतिम सेट होता है वो 15 अंक का होता है। बाकी सेट यहाँ पे कितने अंक के होते हैं तो वो यहाँ पे 21 यहाँ पे 25 अंक यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी वॉलीबॉल में नहीं होता है। वॉलीबॉल के अंदर कौन सा खिलाड़ी नहीं होता, लिब्रो, बूस्टर्स, शटलर्स या फिर स्पाइकर। इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया है तो 29 और सही आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे शटलर। शटलर होता है वो बैडमिंटन का खिलाड़ी को कहते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी को अपन शटलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, वॉलीबॉल में कितने सेट का मैच खेला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आया था दोस्तों, वॉलीबॉल में कितने सेट होते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 सेट होते हैं। वॉलीबॉल में 5 सेट होते हैं, लेकिन जो अंतिम 5वां सेट होता है वो 15 अंक का होता है। बाकी जो सेट होते हैं वो यहाँ पे 25-25 पॉइंट के होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, वॉलीबॉल में पहले 4 सेट कितने अंकों के होते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि वॉलीबॉल में पहला जो अंतिम सेट होता है वो यहाँ पे 15 पॉइंट का होता है, लेकिन अब जो पहले 4 सेट होते हैं 5 में से वो कितने पॉइंट्स के होंगे 31 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25-25 पॉइंट्स के यहाँ पे पहले 4 सेट होते हैं और अंतिम सेट होता है वो यहाँ पे 15 पॉइंट्स का होता है जो 5वां सेट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, वॉलीबॉल में एक टीम को एक बार में कितनी हिट मिलती है। वॉलीबॉल में एक टीम को एक बार में कितनी हिट मिलती है वो बताना है अपने को 32 के अंदर। प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 3 हिट यहाँ पे एक बार में मिलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से वॉलीबॉल से किसका संबंध नहीं है। वॉलीबॉल से किसका संबंध नहीं है, फ्लोटिंग सर्विस, डिक पास, ब्लॉकिंग या क्रिस्टल। शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। वॉलीबॉल से संबंधित नहीं रहेगी बल्कि डिक पास हो गया, फ्लोटिंग सर्विस हो गई, ब्लॉकिंग हो गया, ये इससे होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, वॉलीबॉल की पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का क्या नाम है। ध्यान रखना पुरुष वर्ग की जो नेशनल ट्रॉफी होती है उसका क्या नाम है। रोवर्स कप, मप्पाकट्टू MM जोसेफ ट्रॉफी, चारमीनार या फिर वॉकर ट्रॉफी। प्रश्न नंबर 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे वॉलीबॉल की पुरुष की नेशनल ट्रॉफी है वो मप्पाकट्टू MM जोसेफ ट्रॉफी यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, महिला की वॉलीबॉल की महिला वर्ग की राष्ट्रीय ट्रॉफी का क्या नाम है। महिला वर्ग की पूछ रहे हैं अपन यहाँ पे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी अपन ने देखा था हॉकी वर्ग के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पे वॉलीबॉल की महिला वर्ग की राष्ट्रीय ट्रॉफी का प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्णिमा ट्रॉफी। महिलाओं की वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी पूर्णिमा और पुरुषों की वो राष्ट्रीय ट्रॉफी वो है मप्पाकट्टू MM जोसेफ ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 36,
वॉलीबॉल खेल में राजस्थान से कौन से खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार व द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, दोनों पुरस्कार दिए गए हैं, उसको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया और द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया है। तो कौन सा खिलाड़ी रहेगा? 36 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्याम सुंदर राव। श्याम सुंदर राव है वो वॉलीबॉल से एकमात्र खिलाड़ी जो अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है कौन सा है? वो अपने यहाँ पे बताना है। अर्जुन पुरस्कार से प्राप्त खिलाड़ी कौन सा रहेगा वॉलीबॉल के अंदर? 37 के अंदर बताना है यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा एस पलानीस्वामी। एस पलानीस्वामी है वो, ध्यान रखना है, वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, वॉलीबॉल की प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 में कहाँ आयोजित की गई? वॉलीबॉल की पहली विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, कब की गई थी? 1949 में। वो कहाँ आयोजित की गई थी? 38 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे चेकोस्लोवाकिया, जो चेक गणराज्य से संबंधित है। चेकोस्लोवाकिया जो अजमेर में MTH भी यहाँ पे हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, वो यहाँ पे HMT वो भी इसके द्वारा लगाई गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, अल्फ्रेड टी हेलिस्टेड ने किस वर्ष इस खेल का नाम वॉलीबॉल रखा? दोस्तों इसका मतलब शुरू में वॉलीबॉल खेल नहीं था, मिंटोनेट था, इसका नाम क्या था? मिंटोनेट। लेकिन वॉलीबॉल किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड टी हेलिस्टेड को द्वारा यहाँ पे इसका नाम दिया गया था वॉलीबॉल। वो कब दिया गया था? प्रश्न नंबर 39 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1896 में, जो आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे उसी समय में इसको दिया गया था, क्योंकि इसकी स्थापना 1895 में हुई थी विलियम जो मॉर्गन के द्वारा, लेकिन इसको 1896 में है वो अल्फ्रेड टी हेलिस्टेड के द्वारा इसका नाम वॉलीबॉल दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, वॉलीबॉल कोर्ट की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों वॉलीबॉल में जो लाइन होती है, लाइन में इसकी मोटाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 40 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है वो लाइन से यहाँ पे मोटाई रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, वॉलीबॉल में एंटीना का व्यास कितना होता है? दोस्तों एंटीना का व्यास पूछा गया अभी, तो इसका सरकमफ्रेंस वैसे देखें तो एंटीना की लंबाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में जो एंटीना होता है दोस्तों यहाँ पे, इस एंटीना की लंबाई अपने को ध्यान रखना है, वो कितनी होती है? वो 1.80 मीटर या 180 सेंटीमीटर। उसमें से 1 मीटर या नेट में रहता है और बाकी ऊपर होता है वो यहाँ पे 0.80 मीटर यानी 80 सेंटीमीटर ऊपर बाहर रहता है। लेकिन इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा तो 10 मिमी 10 mm होता है इसका सरकमफ्रेंस होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, वॉलीबॉल में एक सेट में कितने खिलाड़ियों को स्थानापन्न किया जा सकता है? मतलब चेंजिंग किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, एक सेट के अंदर बताना है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 और सही आंसर रहेगा 6 खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक सेट के अंदर। मतलब 6 तो अंदर खेलते हैं, 6 बाहर रहते हैं, उनको 6 को सब्स्टिट्यूट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, किस खेल से द डिंग का संबंध है? कौन सा खेल है जिसका संबंध द डिंग का संबंध रहेगा? दोस्तों यहाँ पे द डिंग है, इसका संबंध किससे रहेगा? प्रश्न नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, फिर वॉलीबॉल का संबंध यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44, वॉलीबॉल में नेट की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में नेट की चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप दिमाग भी लगाइए प्रश्न नंबर 44 के अंदर कि एंटीना नेट में कितना होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ 180 सेंटीमीटर का होता है, 180 सेंटीमीटर में से नेट में कितना होता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और सही आंसर रहेगा 1 मीटर है वो नेट की चौड़ाई होती है और 1 मीटर ही नेट के अंदर यहाँ पे एंटीना होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, वॉलीबॉल मैच में एक टीम सेट में कितने टाइम आउट ले सकती है? वॉलीबॉल मैच में एक टीम एक सेट में कितने टाइम आउट ले सकती है वो अपने यहाँ पे बताना। 1 टाइम आउट, 2 टाइम आउट, 3 टाइम आउट या फिर 4 टाइम आउट। एक सेट की बात कर रहे हैं उसमें कितने टाइम आउट ले सकती है? प्रश्न नंबर 45, एक टीम एक सेट के अंदर 2 टाइम आउट ले सकती है, मतलब एक सेट में दोनों टीमें हैं वो 4 टाइम आउट टोटल ले सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखें दोस्तों, वॉलीबॉल में हवा का दबाव कितना होता है? एयर प्रेशर यहाँ पे कितना होता है वो बताना है। वॉलीबॉल 260 से 280 ग्राम की आती है, 260 से 280 ग्राम की आती है, उसमें एयर प्रेशर कितना हो जाता है? 46 के अंदर बताना है यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 0.3 से 0.325 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे रहता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, वॉलीबॉल खेल में तकनीकी टाइम आउट है वो यहाँ पे इसकी अवधि कितनी होती है? टेक्निकल टाइम आउट की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी तो कितना ले सकता है? 2 टाइम आउट एक सेट में ले सकता है 30 सेकंड वाले। तो
तो यहाँ पे उसके द्वारा यहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट है वो ऑफिशियल रेफरी है खुद देता है ऑफिशियल, वो कितना यहाँ पे देता है, प्रश्न नंबर 47 बताना है। और सही आंसर रहेगा 1 मिनट है वो यहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रो किस कौशल में विशेष रूप से खेल का हिस्सा होता है। देखिए दोस्तों दोबारा से, लिब्रो किस कौशल में विशेष रूप से खेल का हिस्सा होता है। लिब्रो का कार्य क्या होता है वॉलीबॉल में, वो अपने यहाँ पे बताना है। अटैकिंग करना, ब्लॉकिंग करना, डिफेंस करना या सर्विस करना, 48 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे डिफेंस स्किल, यानी वो सिर्फ यहाँ पे बचाव ही करता है, डिफेंस करता है, बॉल को पहुँचाने का कार्य ही करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, लिब्रो के खेलने की पोजीशन कौन सी होती है। लिब्रो है वो कौन से कोर्ट में खेलता है दोस्तों, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट होता है, 2 प्रकार से डिवाइड रहता है। ये तो अपना सेंटर आ गया है, मतलब यहाँ पे नेट आ गया, उसके बाद में 3 मीटर यहाँ पे अटैकिंग जोन होता है और 6 मीटर का यहाँ पे बैक जोन होता है। तो लिब्रो है वो कौन से जोन में रहता है, प्रश्न नंबर 49 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा बैक कोर्ट पोजीशन में, यानी जो 6 मीटर वाला होता है बाद वाला, उसमें यहाँ पे बैक जोन कोर्ट पोजीशन में यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, वॉलीबॉल खेल का मूलभूत कौशल कौन सा है। वॉलीबॉल का है मूलभूत कौशल कौन सा है, स्किल्स कौन से, वो अपने क्या बताना है। सर्विस, स्मैश, पासिंग या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी और ऑल द अबव, यहाँ पे इसकी स्किल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51, वॉलीबॉल में सर्विस एरिया की लंबाई कितनी होती है। सर्विस एरिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, सर्विस एरिया की लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर या 8 मीटर। 51 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 9 मीटर। वॉलीबॉल में सर्विस एरिया की जो लंबाई होती है वो 9 मीटर यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52, एंटीना की नेट के ऊपरी किनारे से ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों मैंने बताया था एंटीना टोटल कितना लंबा होता है, 1.80 मीटर होता है या फिर 180 सेंटीमीटर 1 मीटर नेट में, और नेट से ऊपर की 80 सेंटीमीटर रहता है। तो प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, वॉलीबॉल में बूस्टर्स की क्या भूमिका होती है। बूस्टर्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वॉलीबॉल में बूस्टर्स की है वो भूमिका कौन सी रहती है। बॉल हिट करना, लिफ्ट करना, पास देना या स्मैश करना। बूस्टर्स की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 53 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों बूस्टर्स होते हैं वो लिफ्ट करते हैं, बॉल आती है तो उसको बनाने का कार्य करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बूस्टर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, शिवांती गोल्ड कप का संबंध किस खेल से। शिवांती गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित रहेगा, प्रश्न नंबर 54 के अंदर। शिवांती गोल्ड कप सही आंसर प्रश्न नंबर 54 सही आंसर रहेगा वॉलीबॉल से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55 देखें दोस्तों, वॉलीबॉल में तकनीकी रूप से सर्विस नहीं कर सकता है। टेक्निक रूप से यहाँ पे कौन सर्विस नहीं कर सकता, वो अपने को वहाँ पे बताना है। सर्विस कौन नहीं कर सकता, टेक्निक रूप से बताना है। स्पाइकर, लिब्रो, बूस्टर्स या फिर स्थानापन्न खिलाड़ी, प्रश्न नंबर 55 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों लिब्रो होता है वो टेक्निक रूप से यहाँ पे सर्विस करने का अधिकार उसको नहीं होता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 56, वॉलीबॉल में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन सा है। राजस्थान से पूछा गया दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन सा रहेगा वॉलीबॉल के अंदर, मगन सिंह, करण सिंह, श्री राम सिंह या फिर सुरेश मिश्रा। 56 के अंदर बताना है यहाँ पे वॉलीबॉल के अंदर राजस्थान से जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है वो यहाँ पे सुरेश मिश्रा रहेगा। प्रश्न नंबर 56 सही आंसर रहेगा यहाँ पे सुरेश मिश्रा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों, निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है। स्मैश किससे संबंधित है, बहुत बार शब्दावली पूछी जाती है, स्मैश की इजी रहेगा। प्रश्न नंबर 56 में स्मैश किससे संबंधित रहेगा, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल, प्रश्न नंबर 57 वॉलीबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, वॉलीबॉल खेल में सर्विस परिवर्तन पर खिलाड़ियों का अपनी स्थिति में बदलाव क्या कहलाता है। सर्विस चेंज हो जाती है तो खिलाड़ी अपने आप में चेंजिंग होते हैं, तो उस चेंज पोजीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, रोटेशन, पिवट, स्पाइकिंग या फिर बूस्टर्स। प्रश्न नंबर 58 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोटेशन, उसे अपन रोटेशन कहते हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज खड़े रहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2022 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 है, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे रूस के अंदर है वो, 2022 के अंदर है वो किया जाएगा, यानी किया जा चुका है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखें दोस्तों, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने को क्या कहते हैं। सिर से ऊपर अगर वॉलीबॉल में अपन पास देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं।
प्रश्न नंबर 60 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोनों हाथों की अंगुलियाँ। सिर से ऊपर जो पास देते हैं तो उसमें देने को अपन दोनों हाथों की अंगुलियाँ है उसका प्रयोग करते हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार लगभग अपन 150 प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। किस प्रकार आज ये क्लास लगी वो उसके बारे में जरूर बताइए। स्कोर कितना रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाए दोस्तों। और सुबह मॉर्निंग वाली क्लास आपने ना देखे थे तो कल प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। और कल सुबह 9 बजे अपन थ्योरी जो मॉर्निंग के अंदर है वो यहाँ पे फर्स्ट जीके से संबंधित क्लास रहेगी, तो सुबह जरूर जुड़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह मॉर्निंग के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।